एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया उत्तराखंड प्राइम का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। सरकार को धामों की संख्या सीमित करने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। चारधाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या सीमित करने के पक्ष में सुबोध उनियाल नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि चारधाम में संख्या सीमित कर देनी चाहिए यात्रियों की, उसके लिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का ये बयान। जो हालत इस वक्त देखी जा रही है, चारधाम में लोगों को दिक्कतें हो रही है, आवाजाही में दिक्कतें आ रही है क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है, बर्फबारी हो रही है। ऐसे में आवागमन में दिक्कतें हो रही है। इसको देखते हुए चारधाम यात्रा को लेकर के कैबिनेट मंत्री ने ये बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया है। सरकार को धामों में संख्या सीमित करने के लिए पुनर्विचार करना होगा। चारधाम यात्रा पर यात्रियों की संख्या सीमित करने के पक्ष में सुबोध उनियाल नजर आए हैं और इसको लेकर के बड़ा बयान भी यहाँ पर दिया गया है। हालांकि चारधाम यात्रा में जिस तरीके से खराब मौसम खलल डाल रहा है, उसको लेकर के ये बड़ा बयान देखने को मिला है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक तो है कि किस तरह इतने लोगों को दर्शन, उनके सेफ दर्शन हो सके। और क्योंकि 2013 की घटना बार बार याद आती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास यही है कि सभी से रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास इसी का था कि पंजीकरण के बाद ये लोग आए। लेकिन जब काफ़ी दबाव पड़ा और अल्टीमेटली सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि सारी कैपिंग हटा दी और दर्शन का, लेकिन जो जिससे स्थिति बन रही है उस पर सरकार पुनर्विचार कर रही है कि किस तरह कैपिंग फिर करने के बाद संख्या सीमित की जाए और किसी भी दुर्घटना से की संभावनाओं से बचा जा सके। तो इसको लेकर के अब यहाँ पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी इस पर देंगे कि सुबोध उनियाल की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है चारधाम यात्रा को लेकर। विनोद, अधिक जानकारी दीजिएगा इस पर। देखिए, उत्तराखंड में करीब 15 दिन हो गए हैं कि चारधाम यात्रा संचालित हो रही है, लेकिन जिस तरीके से केदारधाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखते हुए राज्य सरकार के सामने चिंता और चुनौती जरूर बढ़ रही है। क्योंकि 2 बार चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ यात्रा रोकी गई है और बारिश की दुश्वारियां देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से, यानी खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के लिए संख्या असीमित कर दी थी कि कितने भी संख्या में श्रद्धालु आए चारधाम यात्रा के दौरान वो दर्शन कर सकेंगे, लेकिन उसके दौरान तमाम व्यवस्था बदहाल रूप होने लगी और जिस तरह की दिक्कतें श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बढ़ रही है, उसको देखते हुए आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि साफ तौर पर राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे। अगर धामों की संख्या निर्धारित की जाए। ठीक है विनोद, क्योंकि सरकार के सामने जाहिर सी बात है कई चुनौतियां सामने आ रही है। ऐसे में सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया विनोद। केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ एक बार फिर से बढ़ने लगी है, मगर पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के सामने परेशानी भी कई आ रही है। कभी भारी बारिश हो रही है, इस वजह से दिक्कतें हो रही है, तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग में आ गिरता है। सभी से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी और आपका सेवा करती रहेगी। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर कुदरत तीर्थ यात्रियों के हौसले की परीक्षा ले रही है। कभी बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की राह मुश्किल बढ़ा दी है, तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ रहा है। कुबेर और भैरव गदेरे में ग्लेशियर का मलबा आ गिरा था। यहाँ किसी तरह से रास्ता तैयार कर दिया गया है, मगर तीर्थयात्री दहशत के साए में सफर कर रहे हैं। जवानों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों ग्लेशियर को काटकर रास्ता बनाया। की कोशिश ना करें। यहाँ पे ग्लेशियर पॉइंट है। इस जगह पर सीढ़ी नुमा रास्ता बनाकर तीर्थ यात्रियों की आवाजाही कराई जा रही है। एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। रास्ता खुलने पर सोनप्रयाग से 5000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर लंबी पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह यात्रियों को दिक्कत हो रही है। कहीं पैदल मार्ग पर ग्लेशियर के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है, तो कहीं पर ग्लेशियर का मलबा ही मार्ग पर आ गिरा है। किसी ने नहीं सोचा था कि मई महीने में भी कुदरत यात्रियों के राह में मुश्किल खड़ी करेगी। केदार यात्रा के लिए देश के कोने कोने से यात्री आ रहे हैं, मगर कभी खराब मौसम तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रा प्रभावित हो रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट
रिपोर्ट आपने देख ली। अब इस खबर पर मेरे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्योंकि तमाम व्यवस्था किए गए थे प्रशासन की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर, लेकिन अब कुदरती चुनौतियों से प्रशासन कैसे निपटेगा? रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? बंद हो रहा है जी जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, कैदारनाथ धाम की हम बात करेंगे तो दो ऐसे ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो आफत पैदा कर रहे हैं, बार बार यात्रा में विघ्न पैदा कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे ग्लेशियर टूट रहे हैं, जिस कारण जो पैदल मार्ग है वह बंद हो रहा है। कह सकते हैं कि 2 दिन तक यह केदारनाथ मार्ग जो है बंद रहा, जिस कारण काफी दिक्कत थी। या फिर आज कल साई को पैदल मार्ग को खोल दिया गया। SDRF के जवान यहाँ पे देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पे, SDRF यहाँ पे, NDRF, ऐसे तमाम प्रकार के यहाँ पे जवान हैं जो यहाँ पे तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुगम रास्ता तैयार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि लगातार बर्फबारी केदारनाथ धाम में हो रही है, जिस कारण जो पैदल मार्ग है वह बंद हो रहा है। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना तीर्थ यात्रियों को गुजरना पड़ रहा है। 20 से 25 फीट के बड़े बड़े ग्लेशियर के बीच से तीर्थ यात्री यहाँ गुजर रहे हैं। आज सुबह की हम बात करेंगे तो सोनप्रयाग से करीबन 5000 के करीब तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ भेजा गया है, जबकि वे यात्री पैदल गए हैं, चूंकि घोड़ा खच्चरों की अभी व्यवस्था ही नहीं है। चूंकि पैदल मार्ग कुबेर और भैरव गदेरे में जो ग्लेशियर काटा गया वो सीढ़ी नुमा रास्ते की तरह बनाया गया है, जिस कारण उस पे घोड़े खच्चरों की आवाजाही नहीं हो सकती है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ रही है। और कह सकते हैं कि जो यात्रा का आंकड़ा है, सीमित संख्या में ही तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। लेकिन चुनौतियों से निपटने की सरकार यहाँ पे पूरी प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में गंगोत्री धाम तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता दिग्विजय बिष्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को शुरू हुए कुछ ही दिन बीत चुके हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। और हम लोग अभी गंगोत्री धाम में हैं और आप मैं दिखा सकता हूं कि किस तरह से लोग श्रद्धालु जो अपनी कतार में लगे हुए हैं और जिस तरह से जो लगभग आधा किलोमीटर की जो रेंज में है ये लाइन लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु अपनी लाइन में लगातार अब माँ गंगा के दर्शन करने के लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे साथ कुछ आप कहाँ से आए? गोवा से आए? आंध्र से। कैसा लगा आपको गंगोत्री धाम? गंगोत्री धाम बहुत बढ़िया है और दर्शन लेके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम तेलंगाना से आए सर, हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। ये देख के हमें बहुत खुश हो गया है। इसका यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। बाकी जहाँ अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि रहने पर लाइन जैसे लाइन आ रहा है इसके लिए क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है। एक उधर आ रहा है, एक इधर हो रहा है। थोड़ा अच्छा करने से तो अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलो कोई थे आइए जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो श्रद्धालु कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो यात्रा में जो लाइन लग रही थी उसमें कोई दिक्कत है, तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है? कोई व्यवस्था खराब नहीं है, पर अधिक भीड़ होने के कारण जो है यात्री ही आपस में भगदड़ मचा देते हैं। हम यात्रियों को काफ़ी कंट्रोल करते हैं और इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। क्यू में यात्री दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे 1.5 लाख कम से कम यात्रियों ने आज तक जो कपाट खुले हुए 9 लाख यात्रियों ने दर्शन कर चुके हैं। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, आगे भी बहुत अच्छी यात्रा चल रही है और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से यात्रा यहाँ पे चल रही है। एक टोकन का सिस्टम शुरू किया सरकार ने, तो टोकन का क्या किस तरह से आप लोग देखते हैं? टोकन, सरकार का टोकन तो अलग से उन्होंने अपना जारी किया है यात्रियों की संख्या को जानने के लिए, लेकिन जो मंदिर समिति का अपना यहाँ पे टोकन है, विशेष पूजा की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, उसको हम अपने तरीके से मेंटेन करें। यात्रियों को भी हम कन्विंस कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अपने कानून होते हैं उसके हिसाब से भी और गवर्नमेंट के जो कानून है उसको भी हम देखते हुए उसको जो है फॉलो कर रहे हैं। कितनी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे एक दिन में कम से कम 10,000 लोग जो हैं एक दिन में दर्शन कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है अचानक जब भीड़ बढ़ जाती है तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग यात्रियों में भी जो है कई प्रकार के लोग आते हैं तो उनको कन्विंस करना हमारा जो है कर्तव्य भी है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। निश्चित ही जिस तरह से मौसम बिल्कुल साफ है और यात्रा चलते हैं और लगभग गंगोत्री धाम में एक दिन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा, दिग्विजय बिष्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से लौट आए हैं। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और क्या खास रहा इस दौरे में, इस पर मुख्यमंत्री धामी से खास बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके देहरादून लौट आए हैं और मेरे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, प्रसाद आपने उनको भेंट कराया है,
क्या क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने चारों धामों का प्रसाद भेंट किया है, क्योंकि पहली जो पूजा थी सभी धामों के कपाट खुलने पर, पहली पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुई थी, इसलिए उनको प्रसाद दिया था। यहाँ का गौमुख से लाई हुई गंगा तुलसी दी थी, गौमुख का जल दिया था और उनको शुभकामनाएं भी दी कि इसी हफ्ते जो है उन्होंने अपने मन की बात एपिसोड का निरंतरता से 100 एपिसोड पूरे किए हैं, उसकी भी बधाई दी। और उत्तराखंड के अंदर सारे धाम ऑल वेदर रोडें हों या केदारपुरी का भव्य दिव्य पुनर्निर्माण हो, बद्री धाम का पुनः निर्माण और मास्टर प्लान हो, हेमकुंड साहब और केदारनाथ जाने वाले रोपवे हों, इन सभी पर तेज़ी से काम हो रहा है। और साथ में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम भी तेज़ी से चल रहा है और हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम हो रहे हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट हो, देहरादून का एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो या पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई अड्डा चलाना हो, उन सभी पर मैंने उनसे अनुरोध किया है। और साथ ही साथ आदि कैलाश जो कि पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत में है और बहुत ही हमारा एक आस्था का महाद्वार है, वहाँ के लिए भी उनको आमंत्रित किया है। और 5वां धाम जागेश्वर धाम के लिए भी उनको मैंने निमंत्रण दिया है कि वो वहाँ भी ज़रूर पधारें। साथ में विवेकानंद जी की तपस्थली मायावती आश्रम, अद्वैत मायावती आश्रम जो लोहाघाट में है चंपावत जनपद में, उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ में उनका धन्यवाद किया कि उनके आशीर्वाद के कारण से उत्तराखंड की भूमि से उनका जो विशेष लगाव है, उसके कारण से अनेकों अनेक काम जिनके बारे में सोचना भी मुमकिन था, वो सारे काम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 4 धाम यात्रा की सफलता और उसकी जानकारी भी उनको दी है। सर, एक कड़ा फैसला आपकी सरकार का है, जो उत्तराखंड में जो ज़मीन को खरीदना होगा बड़ा आसान नहीं होगा, खासकर जो बदमाश या अलग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए काफ़ी कठिन है। ये कैसे फैसला आप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड बहुत ही हमारा शांत प्रदेश है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा से एक पूरे देश में एक आदर्श स्थिति में रही है, तो कहीं किसी प्रकार की ये स्थितियाँ आगे चलकर बिगड़े न, किसी प्रकार का असंतुलन यहाँ पर न हो। यहाँ की धर्म है, संस्कृति है, यहाँ का अध्यात्म है, वो पूरी तरह से बचा रहे। इसलिए हमने ये फैसला लिया है मंत्रिमंडल में कि अब जो 250 स्क्वायर मीटर का जो ज़मीन खरीदने का एक सभी के लिए था, उसको अब बिना जांच के नहीं होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करके गंगा की पूजा अर्चना करने से असीम पुण्य मिलता है, लाभ भी मिलता है। और ये खबर में आपको दिखाएंगे हम, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी जिसको कहेगी वो चुनाव लड़ेगा और हरीश रावत उसके लिए काम करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 2016 में सरकार गिराने, दल बदल कराने वाले और राष्ट्रपति शासन लगवाने वाले जो आज सूत्रधार और खलनायक है, वो खलनायक मुझे स्वीकार नहीं होंगे। तो हरीश रावत का ये बड़ा बयान यहां पर देखने को मिला है। रुड़की पहुंचे थे और इसी दौरान ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी जिसको कहेगी, जहां से कहेगी वहां चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी जिसको कहेगी वो लड़ेगा, यहाँ से हरीश रावत उसके लिए काम करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2016 के सरकार में जो दल बदल करवाने वाले, राष्ट्रपति शासन लगाने वाले आदि सूत्रधार हैं, खलनायक हैं, उन खलनायक मुझे स्वीकार्य नहीं होंगे। और मैं हरिद्वार की जनता से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे खलनायकों को, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करिए। आज भी कह रहा हूँ, हरिद्वार का कोई बेटा आगे आकर के कहता है कि मैं चुनाव और पार्टी समझती है जीत सकते हैं, मैं उनके पीछे खड़ा रहूँगा। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर देहरादून में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। बजरंग दल का कहना है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने कहा है कि अगर सत्ता में आए तो बजरंग दल बैन कर देंगे। हालांकि बजरंग दल के विरोध के दौरान उसकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी यहाँ पर हुई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। बजरंग दल की का हंगामा देहरादून में देखने को मिला है। जिस तरीके से कांग्रेस के ने अपने कर्नाटक में घोषणा पत्र में कहा कि बजरंग दल को बैन कर देंगे अगर हम सत्ता में आए, तो उसके बाद यह विरोध प्रदर्शन। सन 47 से जब देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, हिंदू मुस्लिम देश कराए गए, लेकिन
मुसलमानों की सरपरस्ती को बैठाकर वो अपने सर पर आज जिहादी मानसिकता को लागू करने का प्रयास कर रही है, शरीयत कानून लागू करने का प्रयास कर रही है और देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है। तो देश के लिए हित काम करने वाला वह संगठन जो देश को जोड़ने की बात करता है, उसके ऊपर किस प्रकार आप अंकुश लगाएंगे, जबकि आप पीएफआई और सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने का काम करते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।